स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके एक अलायंस के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा एक अलायंस है उसको क्रिएट किया गया है, जिसको कि हम महाविकास अघाड़ी अलायंस के नाम से जानते हैं। आप देखिए जो महाविकास अघाड़ी अलायंस का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा लोकसभा इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो सीट शेयरिंग का एग्रीमेंट है उसको कैरी आउट किया गया। तो आपको यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस के पर्सपेक्टिव से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो अलायंस को क्रिएट किया जाता है उसका कोई भी सिंबल आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो इलेक्शन यहाँ पे कंटेस्ट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को अलायंस के अंदर जो सीट है वो अलोकेट किया गया होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल के ऊपर में जो आपको इलेक्शन है, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है उसके ऊपर आपको इलेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अलायंस के रिगार्डिंग में पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि काफ़ी बार पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा प्री इलेक्शन फेज के अंदर किसी दूसरे अलायंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, और पोस्ट इलेक्शन फेज के अंदर में उनको जो डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से अलग से जो अलायंस है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बाउंडिंग नहीं है कि वो किसी भी अलायंस का जो पार्ट है वो बन सकते हैं, ये आपको बाउंडिंग अलायंस के रूप से नहीं देखने के लिए मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिंबल है उसी के ऊपर इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया जाता है, यहाँ पे अलायंस का कोई भी सिंबल है वो नहीं हुआ करता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस महाविकास अघाड़ी अलायंस के बारे में, तो आप देखिए कि लास्ट 2 ईयर से ये जो टॉपिक है कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। महाराष्ट्र का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अर्लियर फेज के अंदर में 2 ईयर बिफोर के अंदर में आप देखिए कि इस अलायंस का जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे हुआ करता था। लेटर फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा इस अलायंस का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके अंदर जो डिफरेंट फैक्शंस है वो क्रिएट हुए हैं, और उन फैक्शंस के द्वारा अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ में मिलकर गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया गया। फिर लास्ट 2 ईयर से ये जो टॉपिक है वो क्यों न्यूज़ के अंदर है, आप देखिए कि ये टॉपिक इस वजह से न्यूज़ के अंदर है कि जो डिफरेंट फैक्शंस यहाँ पे क्रिएट हुए, पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट में जाके जो अलग अलग फैक्शंस के द्वारा उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया था स्पीकर के पास में। आप देखिए कि स्पीकर के द्वारा डिसीजन नहीं लिया गया इनके डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अप्रोच किया गया था। उसके बाद में आपको जो डिफरेंट फैक्शंस है उसको रियल पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसको अलोकेट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में भी आपको जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती है। फिर 2024 का जो जनवरी का मंथ है उस समय में आप देखिए कि यहाँ पे स्पीकर के द्वारा जो डिसीजन है उसको लिया गया था, इस फैक्शन को यहाँ पे जो रियल पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है उसको अलोकेट कर दिया गया, जो अलग अलग फैक्शंस यहाँ पे क्रिएट हुए थे उन्हीं को। तो उस वजह से भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। बाद में आपको इलेक्शन कमीशन का एक सिंबल का जो रूल है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1968 का एक एक्ट है जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो सिंबल है उसको अलोकेट किया जाता है। अभी रिसेंटली ये जो सिंबल का जो रूल है वो न्यूज़ के अंदर में था, किसी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनको कि एज ए रिकॉग्नाइज पार्टी के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, रजिस्टर्ड तो है इलेक्शन कमीशन के पास में बट वो रिकॉग्नाइज भी पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो आप देखिए उनके सिंबल की वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। 1968 का एक एक्ट है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को जो सिंबल है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अलोकेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस के बारे में हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन के पर्सपेक्टिव से लाया गया था, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर किया गया है फरवरी के मंथ के समय में। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वजह से ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको सबमिट करना है। किसके द्वारा इन्फॉर्मेशन सबमिट करना था इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से, एसबीआई के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि स्टूडेंट्स वो सोल अथॉरिटी था इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू करने के पर्सपेक्टिव से, वही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है जिसके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको इश्यू किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पे रिवील हुआ है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई हैं। एक तो आप देखिए कि यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी है उसको पहले अर्लियर फेज के अंदर में 7.5% जो
प्रॉफिट है वही यहाँ पे इलेक्शन के रिगार्डिंग में या पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट है वो किया जा सकता है। ऐसा जो कैपिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता था, बट इसको फाइनेंस एक्ट के थ्रू में इसको अमेंड किया गया था कि जो लास्ट 3 ईयर के अंदर में जो फाइनेंस जो बेनिफिट है जो 7.5% के आसपास ही पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया जाता है, इस लिमिटेशन को रिमूव किया गया स्टूडेंट, जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आता है उसके बाद में। बट आप देखिए कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 का एक कंपनीज एक्ट है, उसके थ्रू एक प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलेगा। कंपनीज एक्ट का स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेक्शन 182 है, सेक्शन 182 के अंदर बताया गया है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी है अगर उसके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में 3 ईयर से कम का समय है तो उनके द्वारा जो यहाँ पे डोनेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन है वो नहीं कैरी आउट किया जा सकता है। और इस सेक्शन को बेसिकली रिमूव भी नहीं किया गया था, अमेंड भी नहीं किया गया था, ओनली जो ये प्रॉफिट का जो अमेंडमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो कैपिंग है उसको रिमूव कर दिया गया था। तो एक पनिशेबल ऑफेंस है वो बताया गया है 20 के आसपास ऐसी कंपनीज है जिनके द्वारा उनका जो इस्टेब्लिशमेंट का जो समय है वो लेस देन द 3 ईयर का है और उनके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन है वो कैरी आउट किया गया। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में ये प्रोविजन है कि पनिशेबल ऑफेंस अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट का समय है 3 ईयर से कम का है तो उनके द्वारा जो डोनेशन है वो नहीं कैरी आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो डायरेक्ट टैक्सेज है उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मांगा गया है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये हमारे जो मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा केरल से इलेक्शन है जो कंटेस्ट किया जाएगा त्रिवेंद्रपुरम सीट से, आपको एक तो आपके यहाँ पे जो केरल का जो मैप है वो पता होना चाहिए। त्रिवेंद्रपुरम कंप्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। जो केरल स्टेट का मैप जब आप देखोगे स्टूडेंट तो आपको कंप्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में तो त्रिवेंद्रपुरम जो सिटी है, कैपिटल सिटी है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। केरल और भी काफ़ी वजह से न्यूज़ के अंदर होता है स्टूडेंट्स। लोकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो आपको के नाम की वजह से देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि कोझिकोड है, कासरगोड है, कोल्लम है, कोटायम है, ऐसी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जो आपको के नाम से देखने के लिए मिलती हैं केरल के अंदर में। तो आप एक बार हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था, होमवर्क यही था कि आपको उन सिटीज़ को अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ के अंदर में। कोची नाम का जो सिटी है, कोलम नाम का जो सिटी है, कोटायम नाम का जो सिटी है। कोटायम किस वजह से न्यूज़ के अंदर होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। कोझिकोड के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क है उसके अंदर में इंडिया का फर्स्ट सिटी है जिसको एज ए लिटरेचर सिटी के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। वर्ल्ड का कौन सा सिटी है जो फर्स्ट लिटरेचर सिटी के रूप से रिकॉग्नाइज हुआ था स्टूडेंट्स, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। क्योंकि आप देखिए कि 2004 के समय में यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसको क्रिएट किया गया। उसके बाद में इंडिया की काफ़ी सारी सिटीज़ इसके अंदर ऐड हुई हैं। जयपुर भी है, जयपुर के अलावा आप देखिए कि चेन्नई भी है, बनारस भी है, बनारस के अलावा हैदराबाद है, मुंबई है, ऐसी काफ़ी सिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेटर फेज के अंदर श्रीनगर को भी ऐड किया गया था स्टूडेंट्स इसी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर में। और अभी रिसेंटली 2 सिटीज़ को ऐड किया गया है, वो कौन सी हैं? ग्वालियर है, उसको म्यूजिक का कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया। और जो कोझिकोड नाम का जो सिटी है वो केरल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, उसको ऐड किया गया है जी लिटरेचर सिटी के रूप से। वर्ल्ड का कौन सा सिटी है जो लिटरेचर सिटी है, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हमने इसको न्यूज़ को क्यों डिस्कस किया, क्योंकि त्रिवेंद्रपुरम से कंटेस्ट कर रहे हैं हमारे जो मिनिस्टर सर हैं वो वहाँ पे उनके एफिडेविट के अंदर में कुछ जो बेसिकली कंप्लेंट है वो किया गया था अपोजिशन की पार्टी के द्वारा कि उनके द्वारा जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो बताया गया है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज है, उनसे इन्फॉर्मेशन है वो मांगा गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसके द्वारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर दी जाती है तो क्या वो पनिशेबल ऑफेंस है? स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 125A के बारे में पता होना चाहिए। अगर इलेक्शन एफिडेविट के अंदर में नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को फिल किया जाता है तो उस समय जो कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल हो सकता है। उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि
हमारे जो एक्स जो प्राइम मिनिस्टर हैं देवगौड़ा साहब हैं, कर्नाटका से वो बिलोंग करते हैं। उन्हीं के एक ग्रैंड सन है जिनका कि जो कैंडिडेचर है आफ्टर द उनका विनेबिलिटी के बाद में भी वो जीत भी चुके थे 2019 का इलेक्शन। उसके बाद में उनका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया गया था क्योंकि उनके द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उनको मेंशन किया गया था। बट क्या कैंडिडेट के द्वारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन्स हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पास में कितना प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे है, जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को देना जरूरी है। तो इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कल ही कि यहाँ पे कैंडिडेट को भी राइट टू प्राइवेसी है, किसी भी एक कैंडिडेट है उसको भी राइट टू प्राइवेसी है और उसके द्वारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है कि जो उसके पोजीशन के अंदर हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से एरिया के अंदर प्रॉपर्टी है। आपको काफ़ी बार एफिडेविट्स के अंदर ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलती है। काफ़ी बार यहाँ पे कैंडिडेचर है उसको भी कैंसिल करने के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्म होता है नॉमिनेशन के अंदर में कि उसको यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप देखिए कि जो पर्सन सिलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उनके द्वारा भी ओथ है वो ली जाती है, रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा इनको एक ओथ है वो दिलवाई जाती है, स्टूडेंट्स उसके ऊपर ये साइन करते हैं। तो आप देखिए कि जो इनके द्वारा जो ओथ ली जाती है, जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे इलेक्शन के, इसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो आपको किस शेड्यूल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्या शेड्यूल 3 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है या शेड्यूल 2 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है ओथ के रिगार्डिंग में कैंडिडेट्स के पर्सपेक्टिव से, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। दिल्ली के जो सीएम हैं उनके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर पेटिशन को फाइल किया गया था कि उनको जो अरेस्ट किया गया है वो कम्प्लीटली नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर नहीं अरेस्ट किया गया है, वो सीएम के पोस्ट के ऊपर भी हैं। तो आप देखिए उनका जो पेटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ईडी का जो अरेस्ट है उसको इनके द्वारा चैलेंज किया गया था। कहाँ पे हैं प्रेजेंटली दिल्ली के जो सीएम हैं? तिहाड़ जेल के अंदर हैं, प्रिजन के अंदर हैं। प्रिजन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। बट काफ़ी बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक मैनुअल है उसको रिलीज किया जाता है जो लास्ट टाइम 2016 के समय किया गया था कि एक प्रिजन से यूनिफॉर्म जो प्रिजन मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। प्रिजन जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया के लिए मार्च है वो निकाला गया था, वहाँ पे लेह का जो अपेक्स अथॉरिटीज है, लेह का जो अपेक्स बॉडी है उनके द्वारा। और इसके अलावा आप देखिए कि एक्टिविस्ट हैं जिनको 3 इडियट नाम का जो मूवी है उसके अंदर भी उनको शो किया गया था। बेसिक डिमांड क्या है लद्दाख के जो पर्सन्स हैं उनका? बेसिक डिमांड यही है, देखिए कि ये बोर्ड के अंदर जो दिखाया गया 6 शेड्यूल उनका बेसिक डिमांड है। स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, इनको जो 6 शेड्यूल है उसके अंदर में ऐड किया जाए। 6 शेड्यूल के बारे में जब भी हम रीड करते हैं स्टूडेंट तो आप देखिए कि आपको 6 शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। प्रेजेंट समय में कितने स्टेट्स हैं 6 शेड्यूल के अंदर में? 4 है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम है, आसाम के बारे में तो आपने काफ़ी बार रीड किया है कंटिन्यूअस। आसाम के अलावा अगर हम बात करें मेघालय है, मेघालय को कल ही हमने न्यूज़पेपर के अंदर रीड किया था। वहाँ पे ऑर्गेनिक जो फार्मिंग का जो लैंड है वो बेसिकली दिखाया गया था। ऑर्गेनिक हमारा कौन सा स्टेट है? वैसे सिक्किम आपको ऑर्गेनिक स्टेट देखने के लिए मिलेगा। और परंपरागत कृषि एक योजना है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से। आसाम, मेघालय है, त्रिपुरा है स्टूडेंट, त्रिपुरा है। त्रिपुरा के अलावा आप देखिए कि जो मिजोरम है, त्रिपुरा के अलावा कौन सा है स्टूडेंट्स? मिजोरम है। अब आपको यहाँ पे एक जानकारी होनी चाहिए, मिजोरम जो फार ईस्ट के अंदर में कंप्लीट सदर्न पार्ट के अंदर है मिजोरम। सबसे टॉप पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। फार ईस्ट का जो सदर्न पार्ट है उसके अंदर में आपको मिजोरम देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों को हमने क्यों रीड किया? आप देखिए कि ये दोनों को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जब नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है वो चेंज होता है, जब इनको यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है 1972 के समय में। और बाद में इन दोनों को फार ईस्ट के अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश है, फार ईस्ट के अंदर में जो सबसे डाउन के ऊपर कौन है? मिजोरम है। आप देखिए कि इनको यूनियन टेरिटरी उस समय बना दिया गया, बाद में इनको स्टेटहुड दिया जाता है गोवा के साथ में। गोवा के साथ में इनको स्टेटहुड दिया गया था 1987 के समय में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में आप देखिए कि स्टेटहुड का डिमांड है 6 शेड्यूल के अंदर में उनको डिमांड है, तो 6 शेड्यूल के अंदर ये 4 स्टेट हैं, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है।
सोनम वांगचुक के द्वारा वहाँ पे किया गया है। वो एक एक्टिविस्ट पर्सन है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं लद्दाख के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अटारी बॉर्डर के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ में हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसको अटारी के नाम से जाना जाता है। वो विलेज है अटारी का। और पाकिस्तान का जो लाहौर नाम का जो सिटी है, अटारी से अराउंड द 23 से 24 के आसपास किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो अमृतसर सिटी है, अमृतसर से आप देखिए बॉर्डर एरिया के लिए जब आप जाते हो तो उसको अटारी का नाम दिया गया है। वहाँ पे ड्रग जो ट्रैफिकिंग है उससे रिलेटेड कुछ पर्सन है उनको पकड़ा गया है, उनको नैब किया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो भी सिचुएटेड है हमारा। काफ़ी सारे बॉर्डर एरियाज के अंदर में जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो लगाए जाते हैं इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो वहाँ पे आपको एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि अटारी इंडियन एरिया का जो रीजन है उसको अटारी के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की तरफ जो एरिया है उसको कि हम वाघा के नाम से जानते हैं। काफ़ी बार आपने वाघा बॉर्डर का नाम सुना होगा, बट वो अटारी इंडिया के पर्सपेक्टिव से उसको अटारी बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि ड्रग यहाँ पे लाया गया, कहाँ से लाया गया, अफगानिस्तान से ड्रग लाया गया है, पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से फिर यहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको कैरी आउट किया गया। पर्सन को अरेस्ट किया गया है तरन तारण नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको एक गोल्डन क्रिसेंट है, गोल्डन जो क्रिसेंट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। गोल्डन क्रिसेंट को जब भी आपको याद करना है आप यहाँ पे एपीआई के नाम से याद कर सकते हो, या आईएपी की नाम से इसको याद कर सकते हो कि ईरान है, ईरान से ये ड्रग आता है, ईरान से ये अफगानिस्तान के अंदर जाता है, अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान के लिए आता है। तो इसको गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जानते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के अंदर भी एक यहाँ पे ड्रग के रिगार्डिंग में एक ड्रग ट्राइंगल है, गोल्डन ट्राइंगल के नाम से। ये गोल्डन क्रिसेंट है, ये गोल्डन ट्राइंगल है। इस गोल्डन ट्राइंगल के अंदर में आपको कौन कौन से कंट्री देखने के लिए मिलेंगे, म्यांमार का जो ईस्टर्न पार्ट है, म्यांमार का जो ईस्टर्न पार्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लाओस है, लाओस नाम का जो कंट्री है, थाईलैंड है, थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है। ये 3 कंट्री हैं जो कि आपको बेसिकली यहाँ पे जो गोल्डन ट्राइंगल है ड्रग ट्रैफिकिंग के पर्सपेक्टिव से ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के अंदर में। जिसमें अफगानिस्तान तो आप देखिए कि वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न एशिया, इसके अलावा जो नॉर्दर्न एशिया और सदर्न एशिया है उसका कंप्लीटली जो क्रॉस रोड्स है वहाँ पे वो सिचुएटेड है अफगानिस्तान। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी के बारे में कहा गया है कि जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है उसके अंदर में कुछ स्कैम्स है वो सामने आए हैं रिक्रूटमेंट के अंदर में। उसी के रिगार्डिंग में सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसको जांच किया जाए। अब आप देखिए कि आपको सीबीआई के द्वारा जब भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उसके पर्सपेक्टिव से भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जब भी सीबीआई के बारे में रीड करते हैं आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए सीबीआई एज ए अथॉरिटी को कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया, कौन से एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है स्टूडेंट्स। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके थ्रू सीबीआई है उसको क्रिएट किया गया था। संतानम कमेटी हुआ करता था 1962 के समय में। संतानम कमेटी आपको देखने के लिए मिलता है, करप्शन को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय भी जो करप्शन का जो इंसिडेंट है वो हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय भी, तो उसी वजह से इस एक्ट को बनाया गया। उसी के थ्रू आपको सीबीआई देखने के लिए मिलता है। सीबीआई के द्वारा जब भी स्टेट्स के अंदर में इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाता है तो उस समय में आपको स्टेट्स का जो कंसेंट है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सेक्शन 6 के अंदर में जो जनरल कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। जनरल कंसेंट स्टेट्स के द्वारा कितने दिनों के लिए दिया जाता है स्टूडेंट, 6 मंथ के रिगार्डिंग में आपको जनरल कंसेंट है वो देखने के लिए मिलता है। 6 मंथ के लिए दिया जाएगा, फिर उसको रिन्यू कर दिया जाता है लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर में। ये टॉपिक काफ़ी बार न्यूज के अंदर है, न्यूज में इस वजह से है कि काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा सीबीआई का जो उनके द्वारा एलिगेशंस लगाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीबीआई को मिसयूज किया जाता है। उनके द्वारा सीबीआई को जो जनरल कंसेंट है वो नहीं दिया गया स्टूडेंट्स, उनको जनरल कंसेंट है वो रोक लिया गया। इसी वजह से ये टॉपिक आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है।
बट आप देखें कि स्टेट्स के द्वारा अगर यहाँ पे सीबीआई को जनरल कंसेंट वो नहीं दिया गया है तो क्या वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा? इन्वेस्टिगेशन तो होगा स्टूडेंट्स वहाँ पे। कैसे कैसे हो सकता है? एक तो हाई कोर्ट के द्वारा परमिशन कर दिया जाए कि इसका इंक्वायरी सीबीआई के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह दिया जाए कि इसका जो इंक्वायरी है वो सीबीआई के द्वारा ही होगा, तो उस समय में स्टेट का जो जनरल कंसेंट है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी क्या यहाँ पे जनरल कंसेंट का रिक्वायरमेंट है? कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सीबीआई के द्वारा किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको यहाँ पे ऑटोनोमस एरिया के बारे में आर्टिकल 244 के पर्सपेक्टिव से ज़रूर से रीड कर लेना, ये आपका होमवर्क है। हीट वेव का सिचुएशन देखने के लिए मिला है रायलसीमा का जो एरिया है, सदर्न पार्ट ऑफ जो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे हीट वेव का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। हीट वेव का सिचुएशन क्या है? हिली एरियाज़ के अंदर में 30% टेम्परेचर पहुँचे, ग्राउंड एरियाज़ के अंदर 40% टेम्परेचर पहुँचे। अनप्रेसिडेंट यहाँ पे जो टेम्परेचर का राइज है वो 4 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक का जो राइज है वो देखने के लिए मिले। उसी को हीट वेव का जो सिचुएशन है उसकी को यहाँ पे जो हीट वेव की सिचुएशन के अंदर काउंट किया जाता है आईएमडी का जो टेम्परेचर का पैरामीटर है उसके बेसिस पे। और भी काफ़ी सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं हीट वेव के रिगार्डिंग में, उनको भी आप रीड करना। आपको हीट वेव के बारे में और भी जानकारी यहाँ पे ये होना चाहिए कि आईएमडी के द्वारा बताया गया था कि इलेक्शन का जो समय है, इस साल हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शंस है, उसका प्रिपरेशन चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज कर रही हैं। हीट वेव का सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, तो कैंडिडेट्स के ऊपर में जो पर्सनस यहाँ पे शामिल होते हैं मीटिंग्स के अंदर में, उनके ऊपर जो हीट वेव का इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे कुछ एडवाइजरी जारी किए गए थे आईएमडी के द्वारा। आईएमडी को कब इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स? ये कॉलोनियल एरा के समय से आपको आईएमडी देखने के लिए मिलता है, तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस्टेब्लिश कब किया गया वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ये आपको रीड भी करना चाहिए। आपको काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए जिनका इस्टेब्लिशमेंट कॉलोनियल एरा के समय है, जैसे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन भी पूछा गया है इसका तो यूपीएससी ने 2019 के समय में कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1861 के समय किया गया, 1875 के समय में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में पता होना चाहिए। एक मैं आपको यहाँ पे एक सजेस्ट करता हूँ कि इंडिया का जब भी देखिए कि कोई भी एरिया को चेंज किया गया, किसी स्टेट को चेंज किया गया, तो इंडिया का जो मैप जिस एजेंसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है उसको कि हम सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसको हम सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जो सर्वे ऑफ इंडिया नाम का जो इंस्टीट्यूशन है ना, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट आपको 1767 के समय देखने के लिए मिलता है। 10 ईयर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 के समय में। तो उसके 10 ईयर बाद में 1767 के समय सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। अभी ये जो सर्वे ऑफ इंडिया कब न्यूज़ के अंदर था लास्ट टाइम? आप देखिए कि ये न्यूज़ के अंदर था, एक स्वामित्व स्कीम चलाई गई थी, जिसमें स्वामित्व स्कीम के अंदर जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो दिए गए थे। 3-4 मिनिस्ट्रीज का कोलोब्रेशन के थ्रू वो चला था, उसमें सर्वे ऑफ इंडिया का जो नाम है वो भी आया था। स्वामित्व जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो इश्यू किए गए थे उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लीन इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि रिसेंटली यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि किसी भी पर्सन को राइट नहीं है, किसी भी पर्सन का बेसिक अधिकार है कि उनको यहाँ पे क्लीन इन्वायरमेंट के अंदर ही रहना है। राइट है वहाँ पे कि फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इम्पैक्ट है उससे उनको फ्री रहना है, ये उनका बेसिक राइट है, वो बताया गया है जो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट के रूप से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया आर्टिकल 14 के पर्सपेक्टिव से कि आर्टिकल 14 के अंदर जो इक्वलिटी है ऐसे ही इन्वायरमेंटल इक्वलिटी भी होना चाहिए। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसके पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उनका जो राइट टू लाइफ है उसके रिगार्डिंग में कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट है वो नहीं होना चाहिए क्लाइमेट चेंज का उनके रिगार्डिंग में। तो ये यहाँ पे किस केस के रिगार्डिंग में ऑब्जर्व किया गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे पाया जाता है? जिसको कि हम गोडावन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो हिंदी नेम है वो गोडावन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है, और इसके अलावा ये आपको जो गुजरात के अंदर में ड्राई जो सेमी एरिड रीजन है उसके अंदर में पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
अब आप देखिए कि 3 मिनिस्ट्री हैं हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ये 3 मिनिस्ट्री क्यों मेंशन की गई हैं? क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है तो उसका जो लोकेशन कहाँ है, डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर 90% उनका पॉपुलेशन है। आप देखिए कि वहाँ पे पावर ट्रांसमिशन लाइन्स है वो क्रॉस करती हैं, काफ़ी बड़ा सोलार के रिगार्डिंग में एक आपको पार्क है वो भी देखने के लिए मिलता है डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर में। अब यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया गया है, तो एक बार यूपीएससी का देख लेते हैं। यूपीएससी 2020 के अंदर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। आप देखिए कल भी मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको एक न्यूज़ शेयर किया था जिसके अंदर हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बेसिकली वहाँ पे न्यूज़ है वो शेयर किया था। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, उत्तराखंड के अंदर में। इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलता है जिसको कि माउंट हिली के नाम से जानते थे। डेजर्ट नेशनल पार्क है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सिचुएटेड, और यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था और उस समय में वो जो पार्क है वो न्यूज़ के अंदर भी था। तो आपको इस तरीके से जो कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है वो न्यूज़ के अंदर है, तो ऐसे आपको अलग अलग डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से रीड करना चाहिए। रामगंगा रिवर है उसका क्वेश्चन जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्रॉस करता है उसका क्वेश्चन 2014 या 15 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर पूछ लिया गया था। तो आपको ऐसे पार्क का जो एरिया है उसके अंदर में पता होना चाहिए। तो वहाँ से जो डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर में जो पावर का जो लाइन्स है वो क्रॉस करती हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का 90% जो पॉपुलेशन है, 90% मीन्स 200-300 के आसपास जो पॉपुलेशन है वो बचा है, वहीं पे रहा करते हैं, उनका डेथ हो जाता है उन पावर ट्रांसमिशन लाइन से टकराने की वजह से। तो इसी की वजह से कोलोब्रेशन के बारे में डिस्कस किया गया था कि तीनों मिनिस्ट्रीज के द्वारा एक कोलोब्रेशन किया जाए, उन पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जाए। 2020 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पावर लाइन्स के ऊपर जो डिफ्लेक्टर है वो भी लगाने के बारे में बात की गई थी। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इन्वायरमेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल 14 एंड 21 के समय एवरीवन को राइट है कि उनको यहाँ पे फ्री रहना है, इन्वायरमेंट के जो इम्पैक्ट्स हैं उनसे, उनका ये बेसिकली फंडामेंटल राइट है। बट आप देखिए कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, महिलाओं के ऊपर आपको मोर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा क्लाइमेट क्राइसिस का, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्लाइमेट क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो कैसे देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो हाईली यहाँ पे उनका जो हेल्थ है वो रिस्क के ऊपर होता है किसी भी एरिया के अंदर में अगर क्लाइमेट क्राइसिस है वो क्रिएट होगा। किसी वजह से आप देखिए कि पॉवर्टी एक इसका रीजन है। पॉवर्टी के अलावा आपको जो कल्चरल जो सिस्टम्स हैं वो एक रीजन देखने के लिए मिलते हैं। उनके द्वारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं के ऊपर इम्पोज की जाती है कि उन्हीं के द्वारा जो हाउस होल्ड के अंदर में जो फूड का एक्टिविटी है, जो वाटर कलेक्शन का जो काम है वो कैरी आउट किया जाएगा। और सपोज कीजिए कोई ड्रॉट का एरिया है, कोई ड्राई एरिया है, तो वहाँ पे महिलाओं के द्वारा 4 to 5 किलोमीटर का एरिया है वो कवर करते हुए पानी है वो कलेक्ट किया जाएगा हाउस होल्ड का जो फूड हैबिट्स है उनकी रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि वुमेन्स के ऊपर में, वुमेन्स के अलावा जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है, इस तरीके से वाटर कलेक्शन का आपको इम्पैक्ट है वो हेल्थ के ऊपर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बताया गया है यूएनडीपी के द्वारा बताया गया है कि वुमेन एंड गर्ल्स हैं वो 14% मोर रिस्क के ऊपर होती हैं अगर कोई भी यहाँ पे डिजास्टर का एरिया है या कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट होता है उसके अंदर में वुमेन्स के ऊपर में या गर्ल्स के ऊपर में आपको बेसिकली 14% मोर यहाँ पे जो रिस्क का जो सिचुएशन है, 14 टाइम्स मोर रिस्क का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बिहाइंड में वही रीजन है, पॉवर्टी रीजन है, कल्चरल रोल एक रीजन है, सोसाइटल स्ट्रक्चर एक रीजन है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर कल्चरल रोल के रूप से इम्पोज कर दी गई है वो एक रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको किस सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है? एग्रीकल्चर के अंदर में। आप देखिए कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हुआ है। 50% एग्रीकल्चर के अंदर में आपको मोर देन 50% से आपको महिलाएं हैं उनका इंगेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है या पॉपुलेशन का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है, वहाँ से जो लोग हैं दूसरे एरिया के लिए माइग्रेट करते हैं, तो उनका जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किसके द्वारा किया जाएगा? वुमेन्स के द्वारा वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। तो उसी की वजह से काफ़ी बार एक टॉपिक भी आपको देखने के लिए मिलता है
फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि इंडियन एग्रीकल्चर का जो फेमिनाइजेशन है वो आपको इस वजह से देखने के लिए मिला है। ऐसे मशीन है वो हमको बनाने चाहिए जो फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर महिलाओं को सपोर्ट कर सके, क्योंकि उन्हीं का आपको ज़्यादा जो इंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो वुमेन्स का रोल है उनके ऊपर इम्पैक्ट इस वजह से देखने के लिए मिला है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई है, वही उस वर्क के अंदर इंगेज हैं। रूरल इंडिया के अंदर में सोर्स ऑफ एक ये लाइवलीहुड है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप का जो यील्ड है वो डिक्लाइन हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर बताया गया कि वुमेन्स जो ड्रोट एरिया के अंदर रहती हैं उनको यहाँ पे जो मोर अंडरवेट का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उन वुमेन्स के ऊपर में जो उनके पार्टनर्स हैं उनके द्वारा वायलेंस का जो एक्टिविटी है वो भी मोर कैरी आउट किया जाता है। और भी काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस है जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो ड्रॉट का एरिया है, काफ़ी कम लाइवलीहुड है, उस एरिया के अंदर में बेसिकली वहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज है या स्पेशली अगर हम बात करें गर्ल चाइल्ड का जो मैरिज है वो अर्ली एज के अंदर में कर दिया जाता है। न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो भी एक रिस्क के ऊपर में है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको भी ये डिस्टर्ब किया जाएगा क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और आप देखिए कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो वुमेन्स है उनका अंडरवेट का सिचुएशन, एनीमिया का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए IMR एंड MMR का जो सिचुएशन है वो एक लेटर फेज के अंदर है, उससे भी पहले अंडरवेट और एनीमिया का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता है पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर, इन वजह से। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पे एक कोलैबोरेटिव वे में अप्रोच को ज़रूरत है, क्लाइमेट को यहाँ पे डील करने का ज़रूरत है। जैसे कि आर्टिकल 14 एंड 21 का पार्ट बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हर एक को राइट है कि वो एडवर्स इन्वायरमेंट के अंदर ना रहे, उसके अलावा जो बेटर लाइवलीहुड है उनके द्वारा यहाँ पे एंजॉय की जाए। तो नेशनल एक्शन प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है। ऐसे ही स्टेट का एक्शन प्लान भी होना चाहिए क्लाइमेट चेंज का, उसको अच्छे से कोलैबोरेटिव वे में अप्रोच किया जाए। एजेंसीज क्रिएट करने का ज़रूरत है जो क्लाइमेट क्राइसिस को यहाँ पे डील करें, उसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट एजेंसीज है उनको क्रिएट किया जाए, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए MS स्वामीनाथन का फैमिली से बिलोंग करते हैं जो राइटर हैं, सौम्या स्वामीनाथन हैं, उनके द्वारा जो स्वामीनाथन जो NGO है उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें TB के बारे में है, ट्यूबरक्लोसिस का। आप देखिए कि हमारे जो PM सर हैं उनके द्वारा 2018 के समय कहा गया था कि हमारे द्वारा 2025 के समय इसको एलिमिनेट किया जाएगा। तो उसी के अंदर बताया गया है कि इंडिया का जो टारगेट है उससे काफ़ी अभी जो टारगेट है वो अचीवेबल सिचुएशन के अंदर नहीं है। लास्ट ईयर आप देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस को डील करने के रिगार्डिंग में जो फार्मास्यूटिकल जो ड्रग हैं, ड्रग का जो सप्लाई है उसके अंदर डिस्टर्बेंस का सिचुएशन देखने के लिए मिला था। ग्लोबल साउथ के अंदर जो फार्मेसी है वो भी अभी स्ट्रगलिंग फेज के अंदर में है, क्योंकि वहाँ पे ड्रग सेंसिटिव जो थिंग्स हैं वो क्रिएट हुई हैं। ड्रग का शॉर्टेज है, ड्रग का शॉर्टेज के अलावा डिस्ट्रप्शन के अंदर सप्लाई होना, ऐसे काफ़ी कुछ रीजन्स के बारे में बताया गया है कि जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है जो 25 के अंदर हमें ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना था उसको अचीव करना काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, रिस्क के फेज के अंदर है प्रेजेंट समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन के बारे में है, GS1 को जब भी आप रीड करोगे मेंस के अंदर में तो आप देखिएगा अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टीज, अर्बनाइजेशन और उसका जो रेमेडीज हैं, क्या उसका जो प्रॉब्लम्स है उसका क्या रेमेडी अवेलेबल है उसके बारे में। तो यहाँ पे कलकत्ता के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। हाँ आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन एक तो कॉलोनियल एरा के समय में, कॉलोनियल एरा के समय में कैसे कुछ सेंटर्स हैं वो डेवलप हुए एंशिएंट समय से ही, वहाँ पे जो सिटीज अर्बनाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से भी कुछ मार्केट्स हैं वो डेवलप हुए हैं, लोगों के पास में पैसा आने की वजह से वो माइग्रेट भी किए हैं, उसकी वजह से आपको एक अर्बनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। और थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे आपको न्यू लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है 1991 के समय में, न्यू लिबरलाइजेशन की वजह से भी जो लोग हैं सर्विस सेक्टर की वजह से या काफ़ी कुछ सेक्टर्स की वजह से अर्बन एरियाज के लिए माइग्रेट किए हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो आपको अर्बन क्लस्टर्स हैं कंप्लीट इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है, यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कलकत्ता के बारे में कि कलकत्ता जो सिटी है उसके अंदर भी आपको सिटी के अंदर विद इन द सिटी भी आपको अलग अलग जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते, अलग अलग पार्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आप देखिए कि काफ़ी कुछ हमारे जो अर्बन एरियाज हैं उनका जो 17% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो स्लम्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलती है।
स्लम्स के अंदर हुआ करती है। डेट मीन्स कि हमारे अर्बन एरियाज़ को मोर यहाँ पे अफोर्डेबल सिचुएशन के अंदर क्रिएट करने का ज़रूरत है, जिससे सभी जो फैसिलिटीज़ हो उनके लिए अफोर्डेबल हो, हेल्थ का सर्विस हो, कम्युनिकेशन के लिए सर्विस हो, या आप देखिए कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का जो सर्विसेज है सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अर्बनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। रिसेंटली आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पे जो सोलार पैनल्स हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं किसी दूसरे कंट्री के वहाँ से, तो उसको बैन करने के बारे में, रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बिहाइंड के रीजन क्या हैं? आप देखिए कि 2019 के समय भी ऐसी गाइडलाइंस उनको निकाला गया था कि जो भी यहाँ पे सोलार पैनल्स है वो क्रिएट किए जाते हैं उन कंपनीज के द्वारा, अलाउ किया जाए कि बाहर का जो अथॉरिटीज है वो उनको एग्जामिन कर सके। वो एग्जामिन ये किए कि उनके द्वारा यहाँ पे जो सोलार पैनल्स हैं, यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो सोलार पैनल्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है या बाहर से जो सामान लाने के बाद में उसको यहाँ पे असेंबल किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में इंस्पेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया था। अभी इंपोर्ट के ऊपर में जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं सोलार पैनल्स के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि यहाँ पे और भी अगर हम डिस्कस करें सोलार पैनल्स के पर्सपेक्टिव से, तो आपको लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने की रिगार्डिंग में ये स्कीम है। कंप्लीटली इंडिया के जो सोलार पैनल्स हैं वो आपको चाइना और वियतनाम के ऊपर डिपेंडेंट देखने के लिए मिलते हैं। चाइना और वियतनाम के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलती है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लोकलाइजेशन यहाँ पे प्रोडक्शन है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, लोकल जो इंडस्ट्री है उसको कैसे डेवलप किया जाए। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स के इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी का नॉन फॉसिल फ्यूल बेस यहाँ पे जो एनर्जी है उसको डेवलप करना है 2030 तक में। नेक्स्ट, अगर हमने कैंडिडेट का जो प्राइवेसी है सभी इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है, उनके पोजीशन के अंदर में उनका मूवेबल प्रॉपर्टी कितना है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल कहा गया। और ये आप देखिए कि करप्ट प्रैक्टिस का जो पार्ट है वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन भी किया गया है कि सेंटर का जो रिजिड पोजीशन है इंडस्ट्रियल अल्कोहल के रिगार्डिंग में, उसी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल का काफ़ी बार आपको जो इलीगल वे में यूज़ देखने के लिए मिलता है, जिससे कि इंटॉक्सिक जो यहाँ पे लिक्कर है वो बनाई जाती है। इंटॉक्सिक लिक्कर की वजह से, कंज्यूम करने की वजह से काफ़ी सारे पर्सन्स का डेथ होता है। तो उसी के अंदर इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल है उसको एक मेन कारण माना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन किया गया है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो आपको सेंटर लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, बट आप देखिए कि जो ट्रेड है, जो मैनेजमेंट है, वो आपको कंप्लीटली किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो यहाँ पे जो स्टेट लिस्ट एंड सेंटर लिस्ट है उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि जो 7 शेड्यूल के अंदर में जो सेपरेशन ऑफ लिस्ट है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उनके बारे में बताया गया है। उसी के पर्सपेक्टिव से कि सेंटर के अंडर में है जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, उसी के अंदर में काफ़ी बार जो ब्लैक के अंदर सप्लाई होने की वजह से ऐसे जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड हेल्थ जो इंफॉर्मेशन पोर्टल है उसके ऊपर में डिजीज कंट्रोल का जो आपको जो इंफॉर्मेशन है उसको सबमिट करना है हर एक स्टेट को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के रिगार्डिंग में, कि वहाँ पे जो हीट स्ट्रोक के जो केसेज हैं वो कैसे देखने के लिए मिलते हैं। आईएमडी के द्वारा जो गाइडलाइंस है उनके बाद में इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो कैरी आउट किया गया, रिपोर्टिंग या सर्विलेंस के रिगार्डिंग में डाटा प्रिपेयर किए। नेवी चीफ के द्वारा आप देखिए कि जो करवार नेवल बेस है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ नया फैसिलिटीज है उसको इनॉग्रेट किया गया है। एग्जाम के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएमडी के प्राइवेट एक कंपनी है स्काईमेट, उनके द्वारा कहा गया कि हमारा जो मानसून है वो नॉर्मल मानसून देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है। गुड़ी पड़वा आप देखिए कि कल हमने इस न्यूज़ को नहीं डिस्कस किया गया, युगाडी एंड गुड़ी पड़वा के बारे में मेंशन था। तो महाराष्ट्र स्टेट के एरिया के अंदर में जो न्यू ईयर है उसको गुड़ी पड़वा के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में आप देखिए चैत्रा जो मंथ है, चैत्रा मंथ का जो फर्स्ट डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नव संवत के रूप से। तो जो विक्रम संवत है वो कितना टाइम पहले चलता है, हमारा जो प्रेजेंट टाइमिंग है उसके साथ में कितना विक्रम संवत आपको जो एक्स्ट्रा ईयर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में आप बेसिकली डिस्कस करना है स्टूडेंट, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। गुड़ी पड़वा आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलता है। कर्नाटका के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि वहाँ पे आपको युगाडी नाम का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है जो न्यू ईयर के रूप से। रबी का जो क्रॉप है
रबी जो क्रॉपिंग सीजन है उसका जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट के समय में इस तरीके से न्यू ईयर फेस्टिवल्स उनको सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए कि यहाँ पे आपको वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर में और भी काफ़ी कुछ जो फेस्टिवल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें गुड़ी पड़वा के बारे में, तो गुड़ी पड़वा के अंदर में आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर में जो लोड ड्रामा है उनका अयोध्या रिटर्न के परस्पेक्टिव से भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनका मुगल्स के ऊपर जो विक्ट्री है उसका भी यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है उसके रूप से महाराष्ट्र के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और रबी जो क्रॉप्स है उसके हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा पैलेस्टीनियन जो स्टेट है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रसिया एंड चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं उनका जो मीटिंग हुआ है पॉलिटिकल लीडर्स का वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में, एक ग्रुप है उसको क्रिएट करने का कोशिश किया गया। नेपाल के अंदर जो मोनार्ची है उसके रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग में कुछ प्रोटेस्ट एंड क्लैश है वो देखने के लिए मिला है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल और हमास के रिगार्डिंग में है, अभी अगर हम बात करें जो पीस एग्रीमेंट है उसको नहीं साइन किया गया है। ये जो पीस एग्रीमेंट्स डिफरेंट डिमांड्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे प्रपोजल के अंदर में नहीं शामिल किया गया है, ऐसा हमास के द्वारा बताया गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्लीटली जो इजराइल और हमास के पर्सपेक्टिव से जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है, इजराइल के द्वारा 90% जो गाजा स्ट्रिप है उसके पॉपुलेशन है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं उनका डेथ हुआ है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर अटैक किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो जिन लोगों को होस्टेज बनाया गया था उसके अंदर काफ़ी कम लोग हैं जिनको रिलीज करवाया गया है इजराइल जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि गाजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट है जिसको जहाँ पे जो राफा बॉर्डर है वो सिचुएटेड है, सनाई पेनिनसुला के साथ जो एरिया शेयर करता है, वहाँ से भी बेसिकली जो डिफेंस फोर्सेज है उनको वहाँ वापस बुलाया गया, विड्रॉल करवाया गया है इजराइल के द्वारा। और इजराइल के द्वारा लेबनान का ईस्टर्न पार्ट के अंदर अटैक किया गया था जिसके अंदर एक पॉलिटिकल लीडर है जो हजीबुल्लाह के जो पॉलिटिकल पर्सन है उनका डेथ हुआ था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। ये आपके एग्जाम के पर्पस से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ज़रूर से नोट डाउन करना स्टूडेंट्स, क्योंकि नोट करोगे जब ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।